अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अशर और आप लोग देख रहे हैं अशर व्लॉग्स। जी नाजरीन, ज़िंदगी एक सबक है। आपकी ज़िंदगी में कई मुश्किलात आती हैं और आप उसका डट कर मुकाबला करते हैं, सामना करते हैं। और जब आपकी अंदर से आवाज़ आए कि आप अपनी ज़ात को ग्रूम कर सकते हैं, तो फिर कोई शख्सियत ऐसी नहीं है जो आपको पीछे धकेल सके। दुनिया के ऊपर कई लोग ऐसे हैं जो आपकी टांगों को खींचने की भरपूर कोशिश करते हैं और आप डाइवर्ट हो जाते हैं, लेकिन जब खुद एतमादी इंसान के अंदर मौजूद हो तो इंसान फिर अपनी कामयाबी की राहों पर गामजन होता है। मेरे साथ एक ऐसी इंस्पायरेशन मोटिवेशनल स्टोरी मौजूद है आज, जो कि मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। आइए इनसे बात करते हैं, इनकी ज़िंदगी के वो तमाम तर हाल, तमाम तर मुश्किलात पूछते हैं और इनकी कामयाबी का राज भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, आपका नाम? बरकत पाकिस्तान। अच्छा सर, ये बताइएगा, माशाल्लाह आप इस वक्त कामयाब जो है बिजनेसमैन हैं। यहाँ पर लोग आपके साथ सेल्फियाँ बनाते हैं, आते हैं, खाना खाते हैं, टेस्ट करते हैं। कैसे ये आइडियाज़ आए, क्या तर मुश्किलात आई? सबसे पहले तो हम आपकी जर्नी का स्टार्ट पूछेंगे कि आपने किस यूनिवर्सिटी से इल्म हासिल किया और फिर क्या मामला वहाँ से हुए? जी, मैं BNU में पढ़ता था। तो BNU से हुआ ये कि वहाँ पे मुझे एक लड़की से इश्क हो गया, और जब इश्क हुआ तो वो इश्क जब नाकामी की तरफ गया तो उधर से जो है ना, मैं यूनिवर्सिटी से भी निकाला गया क्योंकि मैं नशों में लग गया था, और घर से भी निकाला गया क्योंकि घर वालों को उनकी जो है ना वो महल्ले के अंदर इज़्ज़त कम होती थी मेरी वजह से कि आपका बेटा नशेई है, आपका बेटा जो है ना पढ़ता नहीं है। तो उस वजह से वहाँ से भी निकाला गया। तो जब इन जगहों से, दोनों जगहों से निकाला गया। अच्छा, इश्क का बताया आपने, इश्क कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, ये ज़रा चंद अल्फाजों के अंदर ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा। कैसा इश्क था, क्यों इश्क हुआ और किस वजह से हुआ, कौन सी खूबी तलाश करते थे? जी, हुआ कुछ यूँ कि मैं अपनी क्लास में बैठा हुआ था, तो एक दिन एक लड़की मेरे पास आके बैठ गई। बहुत खूबसूरत लड़की थी, आज भी मैं उसको खूबसूरत ही कहूँगा। ठीक है, लेकिन ये कि वो मेरे पास आके बैठी तो बस वो लव एट फर्स्ट साइट हो। तो जी, उन्होंने तो नहीं कहा, लेकिन मेरे दिल में जो है ना ज़रूर गिटार बजती रही। तो उसके बाद मैं अपनी कैफेटेरिया में बैठा हुआ था, जहाँ पे वो खुद आ गई मेरे पास, और उन्होंने आके मुझे कहा कि आप चूँकि बाकी सबके लिए असाइनमेंट्स करते हो तो आप मेरे लिए भी असाइनमेंट करनी शुरू करो। तो वहाँ से मैंने उनके साथ उनकी असाइनमेंट। अच्छा, मोहब्बत जो है वो परवान चढ़ रही थी आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप, यानी कि पहले आपने देखा वो आपके पास आती है, ऑफ़र करती है, और ज़ाहिर सी बात है उसके बाद आपके पास असाइनमेंट्स आ रही हैं, असाइनमेंट्स आप बना रहे हैं उनके लिए। तो क्या मामला था? जी, वो उनकी असाइनमेंट बनाते हुए मुझे खुशी बहुत होती थी कि मैं उनके लिए असाइनमेंट्स बना रहा हूँ। हाय, दिल में घंटी बजती थी। घंटी? मैं अपनी घंटे बजते होंगे, घंटे। मैं अपनी असाइनमेंट इतनी अच्छी नहीं करता था जितनी अच्छी उनकी बनाता था। तो यानी कि मेन फोकस वही थी आप? जी, मैं खुद भी पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन मुझे अपनी असाइनमेंट को मैं उतने दिल से नहीं करता था जितने दिल से मैं उनकी बनाता था। तो फिर हुआ ये कि एक फ़िल्म फेस्टिवल आया, और फिल्म फेस्टिवल के ऊपर उन्होंने मुझे कहा कि हमने मूवी बनानी है। तो जी, मैंने बस दिन रात एक कर दी। नाम मेरा उस मूवी में नहीं आया, नाम उन्हीं का था, फिल्म जीती भी। अच्छा, यानी कि आपने उनकी हेल्प की फ़िल्म जो है बनाने के अंदर, और वो फिल्म फेस्टिवल के अंदर वो जीत गई? जी बिल्कुल। वो आई पास, और आके उन्होंने ज़ाहिर बात है आपको अप्रिशिएट तो किया होगा, फिल्म वो जीत गई हैं। जी, वो जब फिल्म जीती थी तो उन्होंने आके गले लगा लिया मुझे। गले लगा लिया। अच्छा, जब गले लगाए कितनी खुशी महसूस हुई? जी, बस समझे कि वो उस रात मुझे नींद नहीं आई। हाय हाय। ठीक है, सुबह होगी और मैं अपने आप को कह रहा हूँ कि भाई तूने यूनिवर्सिटी भी जाना है। सर, आपने प्रपोज कब किया था और किस तरह प्रपोज किया? जी, हुआ ये कि फिर उसके बाद जो है ना उनकी सालगिरह आई, और सालगिरह पे उन्होंने ये कहा कि तुमने केक काटना है? कहती तो मैं ज़रूर काट देता। अच्छा, यानी कि केक नहीं काटा? नहीं, केक नहीं काटा। तो हुआ ये जी कि मैं शालमी गया, शालमी से जाके मैंने एक मग्गा ख़रीदा जिस पे प्रिंटिंग कराई, उनकी फ़ोटो और अपनी फ़ोटो, और सेंटर में मैंने आई लव यू लिख दिया। हाय हाय। तो जी, वो प्यारी सी पैकिंग लेके मैं उनके घर चला गया। तो जब वो बाकी सब गिफ्ट खुलने शुरू हुए तो मेरा भी गिफ्ट वहाँ पे खुला। तो जब सारों ने मेरा गिफ्ट देखा तो वो सब ने उनको मजाक करना शुरू कर दिया, जिस बात पे उनको चढ़ गया गुस्सा कि ये क्या है, ये क्यों मजाक? उन्होंने उठा के पहले तो वो मग्गा मारा नीचे, फिर मग्गा मारने के बाद जो है ना मेरे पास आई और मुझे एक रख के थप्पड़ मारा, जिससे मैं मर तो गया था अंदर से और एक जिंदा लाश बन के रह गया था। उसके बाद हुआ ये कि जब मैं उनके घर से वापस जा रहा था तो रास्ते में मुझे सड़क पे एक नशेई नज़र आया। मैं उसके पास जाके बैठ गया तो कि मैं इसके साथ दुख बांटता हूँ। मैं दुखी था, वो मुझे देख रहा था। उसने कहा कि दुख के हल है मेरे पास। उसने मुझे एक सिगरेट पकड़ाया
उसने कहा ये पियोगे तो तुम्हें जो है ना दुख सारे ख़त्म हो जाएंगे। ये कौन सा सिगरेट था जिससे दुख खत्म हो जाते हैं? जी बस फिर उसके बाद मुझे होश भी नहीं रहती थी कि क्या हो रहा है क्या नहीं। और वो शुरू में तो उस बंदे ने जो है ना वो खुद मुझे सिगरेट देता रहा ला के। तो आपने मना नहीं किया कि यार इसकी तो ज़रूरत ही नहीं मुझे, यानी कि रहने दो? जी मैं तो अंदर से वैसे ही मर चुका हुआ था, तो आपने कहा थोड़ा सा नशा ही कर लेता। मैंने कहा कि चलो पीता हूँ गम भला। मुफ्त का मंजन दगड़ पे लल्लू आ गया जनाब, सिगरेट फ्री का, आज इसको पी लेते हैं, कुछ नहीं होता। मैंने कौन सा पल्ले से खरीदा है? जी मैं उससे पहले कभी जो है ना सिगरेट भी नहीं पिया था, मुझे तो पता भी नहीं था कि क्या चीज़ है। तो फिर जब वो अच्छा, यानी कि कभी सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाया था, उस वक्त आप इतने आवाज़ में साख्ता हुए कि आपने वो सिगरेट नशे वाला पी लिया? हाँ, और फिर वो ऐसी वहाँ से जो है ना मुझे एक लत लगी कि वो नशा मैं जो है ना डेली बेसिस पे करना शुरू हो गया। आपके खून में रच बस गया होगा ना, दिमाग पे हावी। अच्छा ये बताइएगा कि नशे की यानी कि ड्रग एडिक्शन एक ऐसी बीमारी है जिसको लग जाए फिर उसकी ज़िंदगी को ख़त्म कर देती है, क्योंकि अंदर से ये आपके ब्लड को, आपके जो डाइजेशन सिस्टम है और आपके जो दिल के मामलात हैं उसको बिल्कुल बंद कर देती है, और एक वक्त आता है जब मौत वाक़या हो जाती है। तो सर आपने ज़ाहिर सी बात है इसके अंदर एक वक्त गुजारा है। ड्रग एडिक्शन जिस तरह आप बता रहे हैं, कौन लोग थे जो आपको लगाते थे, किस तरह आपको प्रोवाइड की जाती थी, कैसे आपने जो है इसको छोड़ा, ज़रा ये बताएं नाजरीन को। जी वो फिर उस नशेई ने मुझे जो है ना, चूँकि मैं घर से भी निकाल दिया गया था, यूनिवर्सिटी से भी निकाल दिया गया था क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी जाता नहीं था, तो मैं आ गया था सड़क के ऊपर। तो वो नशेई ने जो है ना मुझे वो शुरू में दिए, फिर बाद में जो है ना वो पैसे भी मेरे से मांगता था, नशा ला के दे देता था। फिर फ़कीर आते थे हमारे पास, चलते चलते आते थे, हमें नशा पकड़ा के चले जाते थे। तो इस तरह ये है कि कभी हम किसी पार्क में बैठ के कर रहे होते थे नशा, तो कभी हम किसी जो है ना रेलवे स्टेशन की जो है ना। तो सर ये जो ज़ाहिर सी बात है, पार्क तो एक पब्लिक प्लेस है और पब्लिक प्लेस के अंदर जब आप नशा करेंगे तो रोकने वाले लोग नहीं आते थे, जिस लाइक पुलिस है हमारी या नशे के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशंस करने वाली एजेंसियाँ पाकिस्तान की, वो आपके पीछे नहीं आती थी, आपको रोकती नहीं थी? जी मैं अकेला थोड़ी था नशा करने में, वहाँ पे कई लोग आए होते थे। खाली प्लॉटों के अंदर जो अबेंडेंड वो होते हैं, रेलवे स्टेशन होते हैं, उधर हम बैठे होते थे। वहाँ पे ना पुलिस आती थी ना वहाँ पे कोई और आता था। लाया किस तरह आपने इतना बड़ा बिजनेस ऑर्गेनाइज किया, किस तरह आप जनाब इतने बड़े रेस्टोरेंट के मालिक बन गए, ये कैसे पॉसिबल हो? यहाँ पे जिस मुकाम पे हूँ ये मुकाम मेरा नहीं है, तो मुझे इससे निकलना चाहिए, मुझे अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना चाहिए। सोच तो आती थी लेकिन फिर नशा कर लेते थे, फिर वो सोच ही दब जाती थी। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता जो है ना हिम्मत पैदा की अपने अंदर कि मैंने नशा करने वाले, क्योंकि मैंने एक नशेई को मरते भी देखा। वो ट्रेन के ट्रैक पे था और वो ट्रेन ऊपर से उसके गुजर गई थी। तो मैंने कहा मेरी ज़िंदगी का भी शायद यही अंजाम हो। तो बस उससे आहिस्ता आहिस्ता जो है ना मैं थोड़ा पीछे होता गया और मैंने उसका मुतबादिल मेहनत करनी शुरू की। मैंने बेचने शुरू किए। मैं रैप एक तवा किराए पे लेता था, उसके ऊपर रैप्स बनाता था, बाल्टी में डाल के ट्रेन में बेचना शुरू कर। सर ये बताएं, किसी आपको मौका मिला किसी रेस्टोरेंट में काम करने का? जी उसके बाद वहीं पे ट्रेन के अंदर मेरी एक बंदे से मुलाकात हुई जो कि रेस्टोरेंट ओनर था। उसने जब मेरे रैप खाए उसने कहा कि यार तुम बहुत अच्छे रैप्स बनाते हो, तुम मेरे रेस्टोरेंट पे क्यों नहीं आ जाते। तो मैं जब एक सड़क पे रहने वाला इंसान, उसको जब इतना अच्छा मौका मिला, मैंने कहा यार ये मैं मौका नहीं गंवाऊँगा, मेरी ज़िंदगी बेहतरी की तरफ जा रही है, मैं बेहतरी की तरफ ही जाऊँगा। मैंने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा, मैं आगे की तरफ ही देख रहा था। रेस्टोरेंट पे गया, 2 साल उसके पास काम किया, लेकिन मुझे वहाँ से तनख्वाह नहीं मिली। ठीक है, तो उसके बाद यानी कि उसको क्विट कर दिया होगा और एक नई जर्नी की तरफ दाखिल हुए। तो ये किस तरह रेस्टोरेंट बनाया? ना पैसे, ना आपको पे मिली, ना आपने कोई सेविंग्स की? फिर हुआ ये कि जब मैं उस रेस्टोरेंट से निकला तो मैंने कहा यार अब मैं जाके उन लोगों की खिदमत करता हूँ जो दुख में हैं, जिनके जो बूढ़े लोग, जिनके बच्चे आखिरी वक्त में उनको छोड़ जाते हैं, उनके पास भी नहीं जाना चाहते, उनसे बात नहीं करना चाहते। मैं फिर जनरल हॉस्पिटल आ गया और जनरल हॉस्पिटल आके जो है ना मैंने लोगों की खिदमत शुरू की, बुज़ुर्गों की। उधर ही मेरी मुलाकात एक शख्स से हुई जिनका आगे पीछे तो कोई था नहीं, बस उनके पास एक छोटी सी सेविंग थी। उन्होंने वो सेविंग मरने से पहले मेरे नाम पे मुंतकिल कर दी और उस सेविंग से लेके मैं ये रेस्टोरेंट तक जो है ना पहुंचा। जी नाजरीन, रास्ते तो सिर्फ खुदा ताला बनाता है और देखें रास्ता कैसे बंदा चला गया। सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। डिटर्मिनेशन इंसान की ज़िंदगी को बदल सकती है। इन्होंने मेहनत करने की जो डिटर्मिनेशन है वो अपने जहन में रखी और खुद एतमादी अपने पास रखी। देखें अल्लाह पाक ने कैसे रास्ता बनाया कि एक वो शख्स जिसका ना आगे कोई ना पीछे कोई, वो शख्स जो है आखिरी लम्हात में इनको क्या कुछ इनायत कर गया और उसी से इन्होंने अपने रेस्टोरेंट का आगाज़ किया। अच्छा सर ये बताइएगा, रेस्टोरेंट के अंदर क्या क्या बेच रहे हैं और किस तरह की चीज़ें जो है आप वो बनाते हैं? जी हम लोग रैप्स बना रहे हैं, जिंगर बना रहे हैं, चीज़ फ्राइज़ बना रहे हैं, हॉट डॉग्स बना रहे हैं और नाचोस बना रहे हैं।
यानी कि ये चंद डिशेस तो ऐसी हैं जो अभी पाकिस्तान के अंदर आई भी नहीं और आप पहले पाकिस्तानी हैं जो इन चीज़ों को जो है लॉन्च कर रहे हैं। अच्छा सर ये बताइएगा, लोग जो हैं आते हैं यहाँ पे आके आपके साथ सेल्फीज़ बनाते हैं, खुशी होती है कि नहीं कि अब मैं इतनी बड़ी जर्नी को जो है आप देख चुके हैं और मुश्किलात लम्हात के बाद, हर मुश्किल के बाद कोई ना कोई आसानी ज़रूर होती है और आपकी ज़िंदगी के अंदर बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप अपने आप को कामयाब फील करते हैं, प्राउड तो महसूस होता होगा कि यार ये तो आप मेरे लिए प्राउड फीलिंग है। जी, खुशी मुझे उस वक्त होती है, सेल्फ़ी से खुशी नहीं होती कि लोग मेरे साथ सेल्फ़ी खींचे। खुशी मुझे उस वक्त होती है जब लोग मेरे से इंस्पायरिंग मैसेज लेके जाएं और उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई भी करें। खुशी उस चीज़ पे मुझे होती है। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने जाना, ये अपनी कहानी बता रहे थे। आज कामयाब बिजनेसमैन है और पाकिस्तानी पहली ऐसे शेफ़ हैं जो कि नई डिशेस को लॉन्च करने जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। कई लोग इनके मद्दाह हैं जो इनके पास आते हैं, सेल्फ़ी बनाते हैं। इनका एक मुनफरिद अंदाज़ है, मुनफरिद टेस्ट है। जो इनकी रेस्टोरेंट है उसका नाम है रैप्स एंड डिप्स और ये पाक अरब के अंदर वाक़ है। यहाँ पर आप भी आएँ, आप भी इनके साथ सेल्फ़ी बनाने का जो है मौका वो आपको मिल सकता है और आप यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। बड़ा स्पेशल फूड है, मैंने भी खाया, आई थिंक सो मैंने अभी तक इस तरह का टेस्ट नहीं किया। तो मुनफरिद अंदाज़ है इनका, मुनफरिद टेस्ट है, पेश भी एक अलग तरीके से करते हैं, आपको अच्छा लगेगा। बताने का मकसद ये था, स्टोरी शेयर करने का मकसद ये था कि इंसान कामयाब ज़रूर हो सकता है लेकिन उसकी डिटर्मिनेशन, खुद एतमादी ज़रूरी है। आप पढ़े लिखे लड़कियों की तरफ ना जाएं और ये जो ड्रग्स एडिक्ट हैं इनके पास ना बैठें, क्योंकि देखें आपने कि इनकी भी ज़िंदगी तबाह हो जाती अगर इनके अंदर का जो इंसान है वो जागता ना। इनके अंदर की डिटर्मिनेशन जो है वो इनको कहाँ से कहाँ पर ले आई, आज ये कामयाब है तो आप भी कामयाब हो सकते हैं। मेहनत जारी रखें। अपने मेज़बान मोहम्मद अशर को इजाज़त दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर कीजिएगा। वस्सलाम।